नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय ऋतिकाल। जैसा कि आपको पता है, ऋतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रश्न नंबर 61 से शुरू करेंगे। देखिए, आपने पहले भी ऋतिकाल से संबंधित सभी वीडियोस देखी होंगी। आपको पता चल गया होगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में आते रहते हैं इसी तरह के प्रश्न। अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई प्रश्न छूट न जाए। अभी ये ऋतिकाल से संबंधित प्रश्नों का भाग 1 चल रहा है। इसमें 200 के आसपास प्रश्न है। भाग 2 चलेगा, उसमें भी काफ़ी संख्या में प्रश्न हैं जो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है, जिनमें ऋतिकाल से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी गई है। यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में चाहते हैं, बुक के रूप में चाहते हैं, तो पुस्तक आपके लिए मैंने तैयार कर दी है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं पुस्तक की सराहना नहीं कर रही हूँ, केवल आपको बता रही हूँ। यदि आप वास्तव में एक बार पुस्तक को देख लेंगे तो आप उसको पढ़ने से इनकार कर ही नहीं सकते। सभी तरह की जानकारी है पुस्तक में। सभी कवि लेखक एक ही जगह दिए गए हैं। कोई भी जानकारी किसी भी कवि किसी भी लेखक से आप एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं। सभी जो काल हैं क्रमबद्ध हैं, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल, ऋतिकाल, जो भी हमारे द्वैध युग है, क्षयवाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, कथा, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, संचमन, रेखाचित्र, जीवनी, जो हमारे सम्मेलन हुए, हिंदी साहित्य के जो सम्मेलन हुए, उन सभी के बारे में जानकारी, काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इनके महत्वपूर्ण कथन, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में है। आप इस एक पुस्तक को पढ़ लोगे तो चाहे साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप असफल हो ही नहीं सकते। 99% प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे वो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे और आप इस एकमात्र पुस्तक को पढ़ने से अपनी परीक्षा में सफल होंगे। ये मेरा ऐसा दावा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप अवश्य सफल होंगे यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो। चलिए, पढ़ना न पढ़ना, लेना न लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैटर्न क्या है ये वीडियोस के जरिए आपको पता चल गया होगा और आगे आप देखोगे तब पता चल जाएगा पुस्तक का पैटर्न क्या है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थंबनेल में भी आपको नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। चलिए अब आगे के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 161। शनि का जल चख जख लगन उपज्यो सुदीन स्नेहे, क्यों न नृपपति है भोग वे लाही सुदेश सब देह। इस दोहे में बिहारी के किस ज्ञान का परिचय मिलता है? ज्योतिष का परिचय मिलता है, या नीति शास्त्र का, या फिर इतिहास का, या आयुर्वेद का? देखिए, यहाँ क्या कहा गया है कि जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करता है और उस दौरान उस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो राजा होता है।
तो यहाँ किसके ज्ञान के बारे में पता चलता है? ज्योतिष के ज्ञान के विषय में पता चलता है। उत्तर क्या होगा इसका? कै ज्योतिष। अगला देखते हैं, बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है, ये कथन है। किसका है ये कथन? हमें बताना है। डॉक्टर नगेंद्र का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल का है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। इस तरह के कथन परीक्षा में बहुत बार आते हैं और यदि हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे, हम तुक्का भी नहीं लगा सकते कि किसका है, तो इनको हमें पढ़ना पड़ता है। आप इसको याद रखिएगा, ये कथन किसका है? बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आता है, यह विंसत नग राखी के क्यों न सुजास जग लेहू, जरी विषम जुर जाइए आय सुदर्शन देहू। इस दोहे में बिहारी के किस ज्ञान का बोध होता है? देखिए, यहाँ इस दोहे के जरिए बिहारी जी का दोहा है जो बिहारी सत्सी से लिया गया है। यहाँ उन्होंने आयुर्वेद की जानकारी दी है। क्या है? आयुर्वेद की जानकारी दी है। क्या विकल्प इसका सही है? अगला देखते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, ये कथन किस आलोचक का है और किसके बारे में है? किसने कहा था और किसके लिए कहा था, दोनों ही बातें बतानी है। तो इसका सही विकल्प देखते हैं, क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भूषण के काव्य के बारे में है, या फिर आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी का पद्माकर के बारे में है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भिखारी दास के बारे में है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भूषण के बारे में। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और भूषण के काव्य के बारे में है। क्या है? भूषण के काव्य के विषय में है। पहला विकल्प, क्या विकल्प इसका सही है? आगे देखते हैं, भूषण का जीवन काल क्या है? कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, ये बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आप बता सकते हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सी विकल्प सही है, या यानी कि गै सही है, कै सही है, या फिर ख या घ। देखिए, विकल्प इसका सी सही है। 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1715 ईस्वी में भूषण की मृत्यु हो गई थी। 1613 से 1715 इनका जीवन काल है। आगे देखते हैं, कौन सी विशेषता भूषण के काव्य में है? राष्ट्रीयता, वीर रस की प्रधानता, शिवाजी के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ये सभी को पता है। भूषण रीतिकालीन कवि है, लेकिन वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं उन्होंने दी हैं। तो उनके काव्य में राष्ट्रीयता भी है, वीर रस की प्रधानता भी है, और शिवाजी के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उन्होंने किया है। तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला देखते हैं, सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जोग ताही खड़ो कियो 6000 के नियरे। ये कथन किससे संबंधित है? शिवाजी से संबंधित है, भूषण से संबंधित है, या फिर औरंगजेब से, या फिर इन सभी से है, या इन सब से, या इन तीनों से है? देखिए, सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जोग ताही खड़ो कियो 6000 के नियरे, ये कथन थोड़ा सा बता देती हूँ कि शिवाजी को औरंगजेब ने आश्वासन देकर अपने दरबार में बुलाया था कि उनके साथ उचित सम्मान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, उनको 6000 मनसबदारों के बीच में खड़ा कर दिया गया, उनका कोई सम्मान नहीं किया गया। इससे शिवाजी क्रोधित हो उठे, उनका मुख लाल हो गया और उन्होंने बादशाह को, औरंगजेब को कोई सलाम नहीं किया। उन्होंने उनके साथ विरोध भरे स्वर में वार्तालाप की। तो जो ये भूषण द्वारा रचित है ये, और शिवाजी और औरंगजेब इन तीनों से ही संबंधित है। तो क्या इसका इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? इन सब से। जो ये कथन है ये भूषण से संबंधित भी है, क्योंकि भूषण ने इसकी रचना की थी। शिवाजी है और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ है, तो यहाँ शिवाजी और औरंगजेब दोनों से संबंधित है, भूषण की रचना है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, भूषण, शिवाजी और औरंगजेब तीनों ही संबंधित है इस कथन से। अगला है भूषण स्थिल अंग विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं, इस पद में कौन सा अलंकार है? यमक श्लेष विभावना उत्प्रेक्षा। देखिए यहाँ विजन डुलाती यहाँ 2 बार आया है, और जहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है और दोनों ही बार क्या हो, अर्थ अलग हो, तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक अलंकार। मैं आपको बताना चाहूँगी, विजन डुलाती अर्थात पंखा, बीजना घुमाना, बीजने को डुलाना घुमाना, हवा करना। और दूसरा विजन डुलाती यानी कि विजन निर्जन क्षेत्रों में डोलती हैं। तो यहाँ विजन के 2 अर्थ हो गई, एक अर्थ है बीजना यानी कि पंखा, और दूसरे का अर्थ क्या है, निर्जन क्षेत्र। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। आगे भूषण की काव्य कला में कौन सा गुण नहीं है? अब की बार बताना है कि भूषण की काव्य कला में कौन सा गुण नहीं है। विकल्प क्या क्या है? अलंकार योजना, वीर रस की योजना, वस्तु वर्णन, भाषा का अनुपम सौंदर्य, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा भाषा का अनुपम सौंदर्य, ये उनकी काव्य कला का गुण नहीं है। अगला है घनानंद का जीवन काल क्या है? ये भी क्या है, ऋतिकालीन कवि है लेकिन ऋतिमुक्त कवि है। देखिए ऋतिकाल में 3 प्रकार के कवि, ऋति सिद्ध, ऋतिमुक्त और ऋतिबद्ध कवि। तो घनानंद वो क्या है, ऋतिमुक्त है। इनका जीवन काल क्या है ये मैं बताना है। इनका जीवन काल क्या है देखते हैं, क्या होगा, 1689 से 1739। घ विकल्प सही है। 1689 में इनका जन्म हुआ था, 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता ऋतमुक्त काव्य की है? विरह वर्णन की प्रधानता, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, ये सभी। देखिए ऋतमुक्त काव्य की प्रधानता क्या है ये बताना है, यानी कि ऋतमुक्त काव्य की विशेषता क्या है। वहाँ विरह वर्णन की प्रधानता भी है, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण भी हुआ है, और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी हुआ ऋतमुक्त काव्य में। तो क्या होगा, ये सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अतिशूदो स्नेह को मारग, ये पंक्ति किस कवि की है? अतिशूदो स्नेह को मारग, ये पंक्तियाँ घनानंद की हैं। किसकी है? घनानंद की। पहला विकल्प सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावादी काव्य की नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आत्म प्रधानता और व्यक्ति प्रकता का होना, ये सही है। जो स्वच्छंदतावादी काव्य आत्म प्रधान है और व्यक्तिपरक भी है। इंद्रियानुभूति के स्थान पर हृदयानुभूति की प्रधानता, ये भी सही है। जो स्वतंत्रतावादी कवियों ने इंद्रियानुभूति के स्थान पर अपने हृदय की प्रधानता को स्थान दिया है। और चमत्कार प्रदर्शन की भावना, भाव प्रधान अधिक होना, ये भी सही है। लेकिन स्वतंत्रतावादी काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की भावना नहीं है, वहाँ चमत्कार होगा ऐसा कोई विश्वास नहीं किया गया है, ऐसा कोई धारणा नहीं है स्वतंत्रतावादी कवियों की। तो ग विकल्प इसका गलत है, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार जो ग विकल्प है वो सही है। अगला देखते हैं, किस कवि की पालकी में महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? ये पहले भी बता चुके हैं, ऋतुकालीन से संबंधित जो पहले की वीडियो हो चुकी है उनमें ये प्रश्न आ चुका है कि किस कवि की पालकी में महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। तो कौन है वो कवि, बता सकते हैं आप? बताइए जल्दी से, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या विकल्प सही है, या ख है, या ग है, या घ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा लिखते हैं कितने विद्यार्थी, देखते हैं। चलो देखिए, इसमें क्या विकल्प सही है, भूषण कवि की पालकी को महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। अगला देखते हैं, केली के रीति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, ये पंक्तियाँ किस रीतिकालीन कवि की हैं? भूषण, बिहारी, मतिराम, घनानंद। ये क्या है, मतिराम की पंक्तियाँ हैं। श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें। केली के रीति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, ये मतिराम से संबंधित पंक्तियाँ, मतिराम जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस कवि ने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की? रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, ये बताना है। देव, बोधा, पद्माकर या मतिराम। देखिए यहाँ सही उत्तर होगा बोधा ने किसी प्रकार के कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखे। देव ने भी लिखे हैं, पद्माकर जी ने भी लिखे हैं और मतिराम जी ने भी लिखे हैं।
बोधा ने किस छंद में इश्कनामा की रचना की थी? इश्कनामा किस छंद में रचना की थी? 12वें छंद में की थी। देखिए, एक है इश्कनामा और दूसरी है इश्कलता। इश्कनामा बोधा की रचना होगी, जैसा कि इस प्रश्न में बताया, अगर पहले भी बता चुके हैं। और इश्कलता किसकी है? इश्कलता भी रचना एक क्या है? इश्कलता। ये किसकी है? घनानंद की। इश्कनामा बोधा की है, इश्कलता घनानंद की। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अन्योक्ति कल्प द्रुम नीति पर काव्य की रचना किस कवि ने की? अन्योक्ति कल्प द्रुम किसकी रचना जो नीति परक है? गिरदे कविराय की है, या दीनदयाल गिरी की, या फिर राम सहायदास की, या फिर राम सिंह की? अन्योक्ति कल्प द्रुम ये दीनदयाल गिरी की रचना है। रसविलास किस कवि की रचना है? रसविलास, ध्यान दीजिएगा, रसविलास किसकी रचना है? रसविलास चिंतामणि की। किसकी है? चिंतामणि की है। अगला प्रश्न आता है, रसराज काव्य किसने लिखा था? रसराज काव्य किसने लिखा था? रसराज। देव चिंतामणि, मतिराम या केशवदास? रसराज किसका ग्रंथ है? ये मतिराम का ग्रंथ है। किसका है? मतिराम का ग्रंथ है। फिर रसरंग किसका है? ये रसराज था, ये रसरंग है। रसरंग किसकी काव्य कृति है? रसरंग गवाल कवि की है। किसकी है? गवाल कवि की। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि वास्तव में आपको प्रश्न लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और फिर से बताना चाहूँगी, इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में, पुस्तक के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, साहित्य से संबंधित पुस्तक आप लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 9873930334। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ।